तो आज का यह चौथा नंबर का वीडियो है MSN1 का। और आपको पता है कि MSN1 न्यू सप्ताह शुरू हो चुका है। तो न्यू सप्ताह में न्यू वीडियो सीरीज़ शुरू है जो कि चौथा है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में अब चौथा नंबर का वीडियो आएगा। 3 तक हम कर चुके हैं, जिसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, आप किसी भी स्टेट से पढ़ाई करते हैं, चाहे आप MP हो, UP हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए। चाहे वो राज्य बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है, ईयर बदल सकता है, लेकिन जो सिलेबस है कभी नहीं बदलता है। कुछ चेंजेज होता है उसमें, जो कि माइनर चेंज होता है। पूरे के पूरे सिलेबस कभी नहीं बदलता है। जब चेंजेज होता है तो हर एक स्टेट में वो लागू होता है। समझ गए? तो सिलेबस इक्वल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको अगर आपको समझ में आता है, आप किसी भी स्टेट से ज़रूर समझिए। वो आपके एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस के लिए अप्लीकेबल है, नेसेसरी है। प्लेलिस्ट हम हर एक ईयर्स का इसलिए बना देते हैं ताकि जो जिस ईयर्स का है पता चले कि हाँ, हम ईयर वाइज क्लास अच्छे से कराता हूँ, विश्वास हो स्टूडेंट में। ठीक है, नहीं तो हर एक टॉपिक यूट्यूब पर दिए गए हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से जो क्लास होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिंग ज्ञान पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। चलिए करते हैं शुरू सेकेंड ईयर के MSN1 का चौथा नंबर का वीडियो। टॉपिक है शौक के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे शौक, जिसे हम लोग आघात बोलते हैं, हिंदी में आघात बोलते हैं, शौक। ठीक है, चलिए। आघात का परिभाषा क्या होता है शौक का? शौ एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के टिश्यू, ऊतक को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे अंगों यानी ऑर्गेन्स का कार्यभार प्रभावित होता है और जीवन को खतरा हो सकता है। तो देखिए, शौक एक कंडीशन होता है, एक स्थिति होता है, ठीक है, जहाँ पे उत्पन्न होता है शौक की स्थिति। अब जब शौक की स्थिति उत्पन्न होती है तो मरीज में सबसे पहले आपका जो टिश्यू है, जो कोशिका है, जो ऊतक है, उसको इफ़ेक्ट होता है। अब उसको इफ़ेक्ट कैसे होता है? तो जैसे ही व्यक्ति में शॉक लगा, आघात लगा, तो व्यक्ति के क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो है कम जाता है, नहीं मिल पाता है टिश्यू को, सेल को या ऊतक को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन और पोषक तत्व की कमी होती है तो सेल जो है आपका डेड होने लगता है, मरने लगता है। ठीक है, और बॉडी का जो अंग में प्रभावित होता है, चूँकि आप जानते हैं बॉडी का हर एक पार्ट कोशिका ऊतक से ही मिलकर बना है, तो जिस भी बॉडी पार्ट में अगर इफ़ेक्टेड होगा, वहाँ अगर ऑक्सीजन या तरल या पोषण नहीं मिल पाएगा तो वहाँ का सेल मरने लगता है, डेड होने लगता है वो। और जब सेल डेड होने लगेगा मतलब वो ऑर्गेन आपका काम करना धीरे धीरे बंद करेगा, प्रभावित होने लगेगा। और जब ऐसा सिचुएशन होगा कि और ऑर्गेन आपका विफल होने लगता है काम करने से, तो वह जो है क्या होता है, जीवन के लिए खतरा होने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली शौक एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे शरीर के ऊतक को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या पोषक नहीं मिल पाता है, जिससे जो ऑर्गेन होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं और ये जीवन के लिए एक खतरनाक सिचुएशन, स्थिति बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये ही आपका शौक आघात होता है। अब किसी न किसी चीज़ के पीछे, कोई भी कंडीशन के पीछे कोई कारण होता है, कोई राज छुपा होता है। तो शौक के पीछे, आघात के भी पीछे आपके कुछ रीज़न है, कुछ कारण है होने का। ठीक है, देखिए, शौक एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये भी आपका एबनॉर्मल कंडीशन है, असमान स्थिति है। असमान स्थिति का मतलब कि नॉर्मल से अलग स्थिति है, मतलब गड़बड़ स्थिति है। अब शौक का कारण होता है, मान गए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया बॉडी से, अचानक से सर फट गया, कट गया, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो जो ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है इधर से उधर हर एक अंगों तक, वो ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ब्लड निकल गया तो ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगा, तो वहाँ पे सिचुएशन कम हो गया। ब्लड ही जो है पोषण देता है कोशिकाओं सबको, तो ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर अब पोषण को देने वाला कौन है, कौन ढो कर ले जाएगा पोषण को अन्य अंगों तक, तो पोषण भी नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में जो है कारण अधिक रक्तस्राव, हार्ट अटैक। अब मान गया आपका हार्ट काम करना अचानक से बंद कर दिया, ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो क्या बॉडी के अन्य पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलेगा? जब हार्ट बंद हो जाएगा काम करना तो नहीं मिलेगा, ब्लड कम जाएगा, तो ब्लड कम जाएगा तो बॉडी को, कोशिकाओं को नहीं मिल पाएगा
तरल नहीं मिल पाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन, तो फिर दिक्कत तो होगा ही, शौक आएगा ही आएगा। ठीक है। सेप्सिस, गंभीर संक्रमण। अब ऐसे भी कंडीशन आते हैं जहाँ पे गंभीर संक्रमण होता है और ब्लड में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है कि ब्लड प्रभावित होने लगता है। ठीक है, तो ये भी कारण होता है। गंभीर एलर्जी, बहुत ज़्यादा एनाफाइलेक्सिस, गंभीर एलर्जी के कारण भी जो है आपको ये शौक लग सकता है। रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल इंजरी, रीढ़ की हड्डी में अगर खतरनाक तरीक़ा से एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गया व्यक्ति को, तो विकलांगता हो सकता है, आघात लग सकता है। देखिए, आघात एक प्रकार से बेहोशी का कहा जाए तो सिचुएशन है। ठीक है, कह सकते हैं कि आघात एक पार्ट है बेहोशी का। ठीक है ना। डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा शरीर से तरल निकल जाना, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को लूज मोशन हुआ, डायरिया हुआ, तो डायरिया में तो ही न होता है, बहुत ज़्यादा पानी मुंह और तरल जो है मल से निकलने लगता है डायरेक्ट, तो उसमें भी तरल निकलने लगेगा पानी बॉडी से, तो पानी का बहुत ज़्यादा अचानक से कम हो जाना भी एक शौक का रीज़न होता है। ठीक है ना। तो ये सब कारण है। अब कारण हार्ट अटैक, हृदय से संबंधित बीमारियां भी हो सकता है, चोट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब कारण है। गंभीर संक्रमण, गंभीर एलर्जी, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, तो ये सब कारण बनता है शौक का। ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता ही होगा, कारण जान गए तो भाई किसी भी असामान्य स्थिति का कारण है तो उसका लक्षण भी है। लक्षण क्या है? टेकीकार्डिया, हृदय गति तेज होना। जब बॉडी का हृदय गति तेज हो जाता है, लक्षण एक ये भी है कि जब आपके हृदय गति तेज हो जाते हैं, मतलब आघात का लक्षण कहता है कि आपका हृदय गति तेज हो जाएगा। ठीक है ना। टेकीकार्डिया, 100 से ऊपर हृदय गति हो जाएगा। रक्तचाप अचानक से कमने लगेगा, समझ गए ना। रक्तचाप अचानक से आपका कम जाएगा। हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठंडी व चिपचिपी त्वचा, आपका जो त्वचा है वह ठंडा पड़ने लगेगा, चिपचिपा होने लगेगा। बेचैनी व भ्रम की स्थिति होने लगेगी। पेशाब कम हो जाएगा। ठीक है। तेज व कमज़ोर नब्ज नाड़ी। ठीक है। सांस लेने में कठिनाई होने लगेगा। तो ये सब लक्षण होते हैं। महत्वपूर्ण लक्षण कौन है? हृदय गति तेज, हाइपोटेंशन, चिपचिपी ठंडी त्वचा, बेचैनी और भ्रम की स्थिति, ये प्रमुख लक्षण है। ज़्यादातर एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा कि शौक का क्या इसमें से लक्षण है, तो बेचैनी, भ्रम, त्वचा ठंडा और चिपचिपा, ठीक है, हाइपोटेंशन, ये लक्षण दिखते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। और बाकी का ये सब तो है लक्षण, लेकिन मेन लक्षण ए और ए याद रखिएगा। ओके। अब चूँकि हर एक असामान्य स्थिति का कारण है, लक्षण है, तो उसका उपचार भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है। तो इसी प्रकार से अगर किसी को शौक लगता है, आघात लग जाता है, तो उसका उपचार में क्या क्या शामिल है, तो रोग के कारण की पहचान करें और उपचार करें। मतलब अगर किसी को सिर फट गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकल गया है, उसके कारण अगर उसे शौक लग गया, आघात लग गया है, तो पहले आप ये समझेंगे कि भाई क्यों ये चीज़ें हुआ है। मतलब ब्लड निकलने से हुआ है, सिर फटा है, तो पहले तो ब्लड जो हल्का फल्का बचा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ें, तुरंत उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे क्योंकि ब्लड कम गया है। ठीक है। और उसे जो है स्थिति पहचान कर हम उसका उपचार शुरू करेंगे, बस इतना समझिए। ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन तत्काल देंगे, क्योंकि जो कोशिका है वह डेड ना हो ऑक्सीजन के कमी के कारण, तो ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करेंगे। आईवी के थ्रू नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट देंगे, क्योंकि जला हुआ मरीज जो जल जाता है बहुत खतरनाक तरीके से, तो उसके शरीर में तरल तो सूख ही जाता है जलने से, तो आप उसे आरएल जो है देते हैं, समझ रहे हैं बात को। नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं। वैसोप्रेशन जैसे डोमापाइन का उपयोग करते हैं, समझ गए। रक्तस्राव का रोकना, शौक में डोपामाइन का उपयोग करते हैं, समझ गए ना। रक्तस्राव रोकने का उपाय करते हैं अगर ब्लीडिंग निकल रहा हो तो। कार्डियक सपोर्ट देते हैं, यानी हृदय को सपोर्ट देते हैं ताकि व्यक्ति हृदय से जो है कुछ उसका काम कर सके। एंटीबायोटिक देते हैं अगर गंभीर संक्रमण के कारण अगर शौक लगा है, तो उसे क्या करेंगे, सेप्टिक शॉक के लिए एंटीबायोटिक देते हैं संक्रमण से लड़ने के लिए। एलर्जिक रिएक्शन में एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनालाइन कहते हैं, गंभीर रिएक्शन में हम लोग एलर्जी के कंडीशन में एपिनेफ्रिन देते हैं। तो शौक देखते हैं कंडीशन के हिसाब से कि मरीज में किस कारण से शौक लगा है, उन कारणों का पता लगाकर उस प्रकार के इलाज शुरू करते हैं। ठीक है। अगर गंभीर इन्फेक्शन के कारण लगा है तो एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करते हैं। अगर एलर्जी के कारण अगर शौक लगा है तो एपिनेफ्रिन, एड्रेनालाइन तुरंत देते हैं। अगर कार्डियक
के कारण अगर समस्या के कारण अगर लगा है तो कार्डियक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर तरल पदार्थ कमी के कारण हुआ है तो आईवी फ्लूइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ हम पहचान की स्थिति करते हैं कि क्या रीजन से शॉक व्यक्ति को लगा है। ओके, अब देखिए शॉक के प्रकार देख लीजिए। अभी शॉक देखे, शॉक का कारण देखे, लक्षण देखे, उसका उपचार देखे। अब प्रकार देख लीजिए, शॉक का क्या प्रकार, आघात का क्या प्रकार होता है। देखिए शॉक के प्रकार अलग अलग है। बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं जो, तो शॉक के प्रकार में आप समझिए बेसिकली अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। तो जो एक प्रकार है अपन, वो है हाइपोवॉल्यूमिक। देखिए समझिए, हाइपो मतलब मैं आपको क्या बताया, हाइपो मतलब कम, और अगर जहाँ भी आगे लगा हो हाई पर तो समझ जाइएगा यह अधिक को बताता है, ठीक है। और हाइपो आगे लगा हो तो ये कम को बताएगा। तो हाइपो और वॉल्यूमिक, वॉल्यूमिक का मतलब होता है वॉल्यूम आयतन, ठीक है, वॉल्यूम आयतन। यानी जब आयतन में कमी कब आती है, जब कोई चीज़ें उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो अगर बॉडी से तरल ब्लड पदार्थ निकल जाए या तरल निकल जाए तो वह वॉल्यूम में कमी होता है, यानी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है। तो जैसे शरीर में रक्त या तरल अत्यधिक कमी हो जाए, जैसे चोट लगने से, जलने से, डायरिया के कारण, तो वह हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। पहला समझ गए। चलिए दूसरा प्रकार है कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक नाम से ही स्पष्ट है भाई कि कार्डियोजेनिक यानी हृदय जनित आघात, हृदय से संबंधित कुछ ऐसे कंडीशन जहाँ पे अगर आघात लगता है तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। जैसे हृदय की कार्य क्षमता में कमी, जैसे दिल के दौरे पड़ना, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट होना। तो कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे हार्ट के कंडीशन, हृदय की स्थिति के कारण शॉक उत्पन्न होता है, तो कार्डियोजेनिक होता है, समझ गए। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब होता है रक्त का असमान वितरण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं। रक्त का असमान वितरण में 3 तरह के आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक 3 प्रकार से। एक सेप्टिक शॉक जो संक्रमण के कारण, गंभीर संक्रमण अगर व्यक्ति को बॉडी में फैल जाता है तो उससे भी रक्त जो है प्रवाह असमान हो जाता है, जिसे सेप्टिक शॉक आता है, क्योंकि वो संक्रमण के कारण है। एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है वह गंभीर एलर्जी के कारण, किसी भी कारण एलर्जी होता है, अगर बॉडी में गंभीर एलर्जी है तो वो एनाफाइलेटिक शॉक का रूप ले लेता है, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब है ब्रेन या स्पाइनल में गंभीर चोट या गंभीर हानि के कारण शॉक लगता है तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है। तंत्रिकीय क्षति के कारण शॉक लगता है तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में 3 तरह के शॉक होते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसे अलग अलग विभागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर शॉक के कारण लगता है तो सेप्टिक शॉक, गंभीर एलर्जी के कारण लगता है तो एनाफाइलेटिक शॉक, और गंभीर अगर न्यूरॉन चोट के कारण, तंत्रिकीय क्षति के कारण लगता है तो न्यूरोजेनिक शॉक। ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, ठीक है। अब ये तीनों में यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का वितरण असमान होने से ही तीनों का कंडीशन उत्पन्न होता है। चौथा एक बनता है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में होता यह है कि रक्त प्रवाह में रुकावट होने से शॉक लगता है मरीज को, ठीक है। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी जो फेफड़ा की एरिया है, फेफड़ा में जो जा रहा है ब्लड फेफड़े की तरफ, उस रास्ते में अगर एम्बोलिज्म बन गया तो उससे रक्त रुकावट हो जाता है और व्यक्ति को आघात लगता है। कार्डियक टेम्पोनेंट, जो कार्डियक है उस हृदय के जो धमनी है उसमें अगर किसी प्रकार के रुकावट आ जाता है तो उससे भी रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे आघात लग जाता है। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है जो रुकने, रक्त प्रवाह रुकने के कारण आघात लगता है। तो टोटल 4 प्रकार के शॉक है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आपको पता हो गया, मैंने शॉक बता दिया, कारण, लक्षण, उपचार, प्रकार, ठीक है। अब आपका लास्ट में आता है नर्सिंग प्रबंध।
देखिए, नर्सिंग प्रबंध जो होता है, किसी भी असामान्य स्थिति में नर्स के द्वारा किए गए काम मैनेजमेंट नर्सिंग प्रबंध होता है। तो शौक की स्थिति में नर्स के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है आप लोग देख लीजिए। शौक की स्थिति में सबसे पहले मरीज की शारीरिक स्थिति का जो है लगातार निगरानी करते हैं, जैसे हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, पल्स रेट, बीपी, ये सब लगातार फिजिकल जो एग्जामिन होता है मरीज को करते रहते हैं, ऑब्जर्व। ठीक है। आईवी लाइन को मेंटेन करते हैं, जो आईवी थेरेपी देते हैं, इंट्रावेन तरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो दे रहे हैं, मेंटेन करते रहते हैं। ऑक्सीजन मरीज को देते रहते हैं, चूँकि ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। शरीर को गर्म रखें, क्योंकि शौक में देखे हैं कि शरीर ठंडा पड़ता है, तो शरीर को गर्म रखने का प्रयास करें। पेशाब की मात्रा पर निगरानी रखें कि मरीज कितना पेशाब आउटपुट दे रहा है, और डॉक्टर को तुरंत सूचित करें यदि लक्षण में कंट्रोल ना आए, लक्षण बढ़ते चला जाए, तो डॉक्टर से हेल्प ले, डॉक्टर को सूचित करें। तो विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं, तो शॉर्ट में दिए गए हैं नर्सिंग का सपोर्ट। आप अपने तरीक़ा से जब क्वेश्चन को समझ गए, कारण लक्षण को समझ गए, उपचार को समझ गए, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप खुद नर्स बनेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, एक आघात वाले मरीज को आप खुद से भी लिख सकते हैं मैनेजमेंट में। बात को समझ गए। चलिए, लास्ट में एक चीज़ आता है, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे पैथोफिजियोलॉजी होता है, मतलब बॉडी में शॉक जो लगता है कैसे घटित होता है, इसका चरण, एक प्रकार से चरण है जो कैसे शॉक मरीज में घटता है आगे की तरफ, साइक्लिक एक चक्र कहते हैं, जो कैसे घटित होता है शॉक, तो उसको पैथोफिजियोलॉजी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है। जैसे किसी भी मरीज में जब शॉक लगता है तो उसका एक चरण दिया गया है, ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब पहला होता है रीजन, कारण। किसी भी मरीज में शॉक लगता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण में या तो चोट लगना हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, ठीक है, रक्तस्राव हो सकता है। देखिए, आप इतना पढ़ लिए शॉक के बारे में, आपको क्या समझ में आया? सबका जड़ एक ही है, वो है बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होना। और वो ऑक्सीजन कब कमी होता है? जब ब्लड में जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो गड़बड़ हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने से कोशिका डेड होने लगता है, मरने लगता है, और व्यक्ति बेहोशी आघात की स्थिति में चला जाता है। ठीक है ना। तो सबका मेन है ब्लड के ऊपर ही, आघात ब्लड के ऊपर ही है। ब्लड में असमान जो है असमान रूप से ब्लड का बहना रीजन बनता है, जहाँ पे ब्लड कम जाता है। अब ब्लड कमेगा, चोट के कारण, संक्रमण के कारण, रक्तस्राव के कारण, सभी कंडीशन में ब्लड प्रभावित होगा। और जब ब्लड प्रभावित होता है तो आपको इन सब रीजन हो गया। इन सब रीजन में क्या होता है? रक्त आपूर्ति बॉडी को, अन्य हिस्सों को कम जाता है। अब जैसे ही इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड जो है नहीं मिल पाता है टिश्यू को, तो होता है ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पादन करना पड़ता है। सेल को भाई ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कहाँ से करेगा? तो वो जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पादन की क्रिया होने लगती है। और जब ये ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पादन होती है तो वहाँ पे आपको जो है लैक्टिक एसिड जो है मेटाबॉलिक एसिड में बदलने लगता है, समझ लीजिए। ठीक है। लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में और वह मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है। उसके बाद बॉडी में सेल इंजरी होने लगता है, यानी कोशिका में चोट पहुंचने लगता है और ऑर्गेन वहाँ का डैमेज होने लगते हैं और मल्टीपल ऑर्गेन फेलुअर होने लगते हैं और लास्ट में व्यक्ति का डेथ हो जाता है यदि इलाज न मिले तो इसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत आसान है। पहले तो भाई रीजन होगा, ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई रीजन होता है। रीजन में चोट लगे, संक्रमण हो, रक्तस्राव हो, कुछ भी हो, चाहे हार्ट अटैक हो, कुछ भी रीजन हो, ट्रिगर करता है जहाँ पे रक्त आपूर्ति कमता है, टिश्यू को परफ्यूजन कम जाता है, इनएडुकेट मतलब कम जाना। उसके बाद जैसे ही ब्लड में आपूर्ति कमती है तो जो हमारा सेल है, जो पहले ब्लड के कारण ऊर्जा प्राप्त कर रहा था, पोषण प्राप्त कर रहा था, वो अब बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा उत्पादन कोशिश करता है करने का। अब जब ये कोशिश करता है बिना ब्लड के ऊर्जा उत्पादन करने का, तो लैक्टिक एसिड बढ़ता है जो मेटाबॉलिक एसिड से एसिड में परिवर्तित हो जाता है
और फिर जो है उसके बाद जब ब्लड नहीं मिलता है, दिक्कत हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सेल को, तो सेल इंजरी होने लगता है और वहाँ का ऑर्गेन भी डैमेज होने लगते हैं। और ये ऑर्गेन एक डैमेज हुआ फिर वो मल्टीपल ऑर्गेन फेलुअर होने लगता है, अलग अलग अंग जो है काम करना बंद कर देता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो, और लास्ट में जब इलाज नहीं मिलता है तो व्यक्ति डेथ हो जाता है। तो यही शॉक का प्रोसेस है जो कारण से शुरू होता है और इलाज न मिलने तक डेथ तक पहुंच जाता है। तो शॉक एक काफ़ी गंभीर पोजीशन होता है जहां पे तत्काल जो है इलाज की बहुत ज़रूरी पड़ती है, तत्काल जो है इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखेंगे? पहला तो ट्रिगर, जिसमें अलग अलग रीजन हो सकता है। दूसरा में ऑक्सीजन की रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। तीसरा में जब रक्त की आपूर्ति कमती है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन भी कम जाएगा, और जब ऑक्सीजन कमता है तो भाई बिना ऊर्जा का जो है कैसे बॉडी रह पाएगा। तो बिना ऑक्सीजन की ही ऊर्जा उत्पादन कोशिश होने लगता है सेल के द्वारा, और इस स्थिति में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बॉडी में अम्लता बढ़ने लगता है, और जब अम्लता बढ़ता है तो सेल इंजरी होने लगता है, ऑर्गेन डैमेज होने लगते हैं, और ये एक ऑर्गेन डैमेज अलग अलग ऑर्गेन तक फैलने बढ़ने लगता है, और लास्ट में नए इलाज मिलने पर डेथ हो जाता है। तो इसको दिमाग में 2-4 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैंने शॉक आपको कंप्लीट करा दिया। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को याद रखने के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, जिस दिन उस दिन 2 बार देखिए, और ये 2 बार देखने का जो अंतराल है, एक के बाद दूसरा देखने का जो अंतराल हो, कम से कम 6 से 8 घंटे का अंतराल हो। एक वीडियो मान गए मैं 2 बजे डालता हूँ, आप 2 नहीं इसे 4 बजे देखें, शाम में 4 बजे देखें या 3 बजे देखें, कुछ लोग 2 बजे ही देख लेते हैं। तो जब भी देखें 1-2 घंटा में वीडियो डालने के, अब 1-2 घंटा बाद देख लिए, अब आप देखिए, अगर मान गए आप 4 बजे देखें तो एक बार जो है इसे आप रात के 10 बजे ज़रूर रिवाइज करें कि हमने जो पढ़ा है उसको याद है कि नहीं याद है। एक बार वीडियो को फिर से ओपन करके दोबारा देखें, जिससे आपके सामने जो चीज़ें फर्स्ट टाइम देखे थे नए लग रहा था, दोबारा देखने पर वो थोड़ा सा और पुराना लगेगा, और जब चीज़ें पुराने होते हैं तो दिमाग में बैठ जाते हैं। यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए, जो समझ गया ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना तैयारी जिस प्रकार से हो कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।